हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रेम की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग कुछ एमसीक्यू करेंगे और ये हम लोग साइंस के एमसीक्यू करेंगे और ये जेएसएससी एसआई एग्ज़ाम जो 2017 में हुआ था उसके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं साइंस के। कुछ क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, लगभग हम लोग 80 से लगभग 100 क्वेश्चन तक करेंगे, यानी कि हर सेट में 20 क्वेश्चन पूछा गया था, तो 3-4 सेट हम लोग करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जीवाश्म ईंधन को जलाने से डैश रिलीज होती है। तो आपको बताना कि जीवाश्म ईंधन को जलाने से क्या रिलीज होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्रीन हाउस गैस निकलती है इससे। जीवाश्म ईंधन के जलाने से क्या होता है? ग्रीन हाउस गैसेस निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आँख के पीछे टिश्यू अस्तर की एक पतली परत को डैश कहा जाता है। ए थिन लेयर ऑफ टिश्यूज लाइनिंग एट द बैक ऑफ आवर आइज इज कॉल्ड एज। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं रेटिना। इसे रेटिना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी कितने डिग्री एक घंटे में घूमती है? हाउ मेनी डिग्रीज डज द अर्थ रोटेट इन 1 आवर? इसका सही आंसर हो जाएगा 15 डिग्री। आप जानते हैं जो वर्ल्ड मैप, ये मान लेते हैं ये 2D में वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप के 0 डिग्री जो है, 0 डिग्री मेरिडियन जो है, वहाँ से अगर हम ईस्ट में जाते हैं यानी पूर्व की ओर जाते हैं तो क्या होता है? समय ऐड होता है, और अगर वेस्ट में जाते हैं तो समय क्या होता है? माइनस होता है। तो हमारा जो भारत है वो क्या है, जो प्राइम मेरिडियन है वो 0 डिग्री से कितना है? 82.5 डिग्री है। 82.5 डिग्री में है। तो ये कितना घंटा आगे है? 5 घंटा आगे है। ठीक है, हमारा जो टाइम है, टाइम स्केल है, वो कितना आगे है? 0 डिग्री से 5-5.5 घंटा आगे है। ठीक है, तो हर 15 डिग्री में कितना आगे बढ़ता है? 1 घंटा। 15 डिग्री जैसे आगे बढ़ेंगे वो 1 घंटा उसमें ऐड होता चला जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक ज्वालामुखी से निकलने वाले मैग्मा को क्या कहा जाता है? डैश कहा जाता है। मैग्मा इरप्टिंग फ्रॉम ए वोल्केनो इज कॉल्ड। तो उसे क्या कहते हैं? जो ज़मीन के नीचे से मैग्मा निकलता है उसे कहते हैं लावा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डैश एक अंडे देने वाली स्तनपायी है। तो कौन एक अंडे देने वाली स्तनपायी है? तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटपस। जो प्लेटपस है ये अंडे देने वाली स्तनपायी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, डैश पेल्विक में एक नाशपाती आकार की मांसपेशियां की बोरी है। तो किसमें मांसपेशियों की एक, जो पेल्विक में एक नाशपाती आकार की मांसपेशियों की बोरी है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेत्र का कौन सा भाग आँख की पुतली के व्यास और आकार को नियंत्रित करता है? यानी आपको बताना है कि नेत्र का कौन सा वो हिस्सा है जो पुतली के व्यास और उसके आकार को कंट्रोल करता है, यानी नियंत्रित करता है। तो उसे कौन नियंत्रित करता है? उसे करता है आइरिस, उसे नियंत्रित करता है पुतली के आकार और उसके व्यास को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के व्यवहार और गुणों के अध्ययन को डैश कहा जाता है। तो प्रकाश के व्यवहार और गुणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल का निकटतम तारा है। तो हमारे सौर मंडल का निकटतम तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है हमारे सौर मंडल का निकटतम तारा है। दोस्तों इसमें जो आंसर दिया है उसमें आंसर अल्फ़ा सेंचुरी दिया है, लेकिन ये आंसर गलत है। ठीक है, आपको याद रखना है प्रॉक्सिमा सेंचुरी होगा। ये जो
सबसे निकटतम की बात करें तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी पहले नंबर पे आएगा, उसके बाद जो अल्फ़ा सेंचुरी है ये दूसरे नंबर पे है। ये पृथ्वी से लगभग 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है, जबकि जो अल्फ़ा सेंचुरी है ये 4.3 प्रकाश वर्ष है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। उसके बाद डैश को एक छोटी मेमोरी डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक छोटी मेमोरी के रूप में उपयोग किसे किया जाता है, यानी शॉर्ट मेमोरी। शॉर्ट मेमोरी कहने से क्या तात्पर्य है कि वो जो है वोलाटाइल है, वोलाटाइल मेमोरी बोल सकते हैं आप। तो ये क्या है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या है, ये शॉर्ट मेमोरी डिवाइस है। नेक्स्ट है यूरिया का रासायनिक सूत्र डैश है। तो यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है, इसका रासायनिक सूत्र है CH4N2O। ठीक है, CH4N2O इसका सही आंसर हो जाएगा CH4N2O। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश दंत चिकित्सा में चांदी, तांबे आदि जैसे धातुओं के साथ पारा के मिश्र धातुओं का उपयोग होता है। तो किसका उपयोग होता है, ये अमलगम जो है इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो आवृत्ति की SI यूनिट क्या है, ये आपको बताना है। रेडियो आवृत्ति की SI इकाई, इसकी SI इकाई क्या है, आवृत्ति की SI यूनिट क्या है, हर्ट्ज है, HZ हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट में डैश की मौजूदगी पाचन के दौरान एंजाइमों की सक्रियता का कारण बनती है। तो पेट में क्या होता है, स्टमक में क्या होता है, कौन सा एसिड होता है, वो HCl होता है, और HCl होता है, HCl। अगला क्वेश्चन है डैश एक वर्णक है जो मानव त्वचा, बाल और आँखों का रंग देता है। तो कौन सा वर्णक है जो बाल, त्वचा और आँखों का रंग देता है, तो ये है मेलेनिन। मेलेनिन जो है ये एक वर्णक है, एक पिगमेंट है जो बाल, त्वचा और आँखों का रंग देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव हृदय में डैश कक्ष होते हैं। तो मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होता है। इसके अलावा आगे जो क्वेश्चन है किस रोग के लिए व्यापक परीक्षण किया जाता है, यानी कि वाइडल टेस्ट इज़ डन फॉर विच डिजीज़। तो ये किसके लिए किया जाता है, ये किया जाता है आंत ज्वर के लिए, आंत ज्वर के लिए किया जाता है, टाइफॉइड के लिए, टाइफॉइड। अगला क्वेश्चन है आयोडीन की कमी के कारण डैश बढ़ सकता है। आयोडीन की कमी से क्या बढ़ सकता है, इसका आंसर हो जाएगा थायराइड। आयोडीन की कमी से थायराइड बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन का परमाणु संख्या डैश है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या आप सभी जानते होंगे 1 है, इसका परमाणु संख्या कितना है, 1 है। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, अरुण या फिर शनि ग्रह। तो आप सभी जानते हैं मंगल को क्या कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है। जो शुक्र ग्रह है वो पृथ्वी की जुड़वा कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा, या फिर सांझ या भोर का तारा भी कहा जाता है इसे। और जो ग्रीन प्लैनेट है वो अरुण को कहा जाता है, दैट इज़ यूरेनस को कहा जाता है ग्रीन प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अगला क्वेश्चन है जब दो नाभिक एक तत्व को एक उच्च परमाणु संख्या के साथ जोड़ते हैं तो इसे डैश कहा जाता है। यानी कि ये क्या कह रहा है कि जब नाभिक के 2 तत्व हैं ये दोनों आपस में जुड़ते हैं और जुड़ के क्या करते हैं, एक बड़े परमाणु संख्या के साथ जोड़ते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, तो ये परमाणु संलयन कहलाता है। कि जब 2 परमाणु आपस में जुड़ के एक बड़े परमाणु का निर्माण करते हैं और इससे क्या होता है, बहुत ही अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा जो है उत्सर्जित होती है, और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, परमाणु संलयन। विखंडन में इसका अपोजिट होता है, एक बड़ा सा परमाणु क्या होता है, छोटे छोटे 2 टुकड़ों में 2 परमाणु में बढ़ जाता है, और इससे क्या होता है, ऊर्जा विमुक्त होती है, यानी ऊर्जा रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फ्यूज़न कहा जाता है।
न्यूक्लियर फिजन, लेकिन यहाँ जो पूछा गया है इसका आंसर क्या हो जाएगा, परमाणु संलयन। और जो सन में जो ऊर्जा उत्पन्न होता है वो परमाणु संलयन के द्वारा ही होता है, तो इसे आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कमरे के तापमान में अधिकांश तत्व डैश स्थिति पर है। तो कमरे के तापमान पर जो अधिकांश तत्व है वो ठोस अवस्था में होता है, ठोस स्थिति में होता है। जीव विज्ञान की एक शाखा जो गुणसूत्रों के तुलनात्मक अध्ययनों का उपयोग कर जीवों के वर्गीकरण के साथ काम करती है। तो कौन सी शाखा है जो गुणसूत्रों का तुलनात्मक अध्ययन करके जीवों का वर्गीकरण करती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के अध्ययन को डैश कहा जाता है। वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मौसम विज्ञान कहा जाता है, मेट्रोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, PSLV डैश के लिए संक्षिप्त है। तो यानी PSLV का फुल फॉर्म पूछा गया है। अभी हाल में ही आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया है, आदित्य L1, और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? PSLV C57, इसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, आदित्य L1 को। यहाँ पे जो PSLV है इसी का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी ध्रुवीय उपग्रह लॉन्च वाहन इसे कहते हैं। उसके बाद है भारत का पहला उपग्रह। तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। कौन सा विटामिन सूर्य के विटामिन के रूप में जाना जाता है? कौन सा विटामिन सूर्य के विटामिन के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी जो है सूर्य के विटामिन के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, NaCO3 इज़ द फॉर्मूला फॉर। NaCO3 डैश के लिए सूत्र है, तो ये किसका सूत्र है? तो ये सूत्र है सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है। ये सब क्वेश्चन सब झारखंड दरोगा 2017 के एग्ज़ाम में पूछा गया था दोस्तों, तो आपको इसे एक बार कम से कम देख लेना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं झारखंड में या फिर किसी भी एग्ज़ाम में जो रिपीट होते हैं। तो अगर आपको यहाँ से 2-4 क्वेश्चन भी रिपीट हो गए तो वो बहुत होता है। हृदय के ऊपरी कक्षों को डैश कहा जाता है। तो हृदय के ऊपरी कक्षों को क्या कहा जाता है? एट्रियम कहा जाता है, एट्रियम। अगला क्वेश्चन है, कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। कार्बन के एलोट्रॉप्स किसे कहा जाता है? एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? अपरूप, ठीक है, अपरूप। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कार्बन के अपरूप कौन से हैं? तो कार्बन के अपरूप हैं ग्रेफाइट और डायमंड। अगला क्वेश्चन है, डैश वह बिंदु है जिस पर रिएक्टर और उत्पादों की सांद्रता समय के साथ बदलती नहीं है। तो समय के साथ सांद्रता नहीं बदलती है, वह बिंदु बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा सही आंसर रासायनिक संतुलन, यानी केमिकल इक्विलिब्रियम में वह बिंदु है जहाँ पर रिएक्टर और उत्पादों की सांद्रता समय के साथ नहीं बदलती है। अगला क्वेश्चन है, डैश इंसुलेशन केबल को आग से बचाता है। कौन सा इंसुलेशन है जो केबल को आग लगने से बचाता है? तो वो क्या है? PVC है। PVC इंसुलेशन क्या करता है? केबल को आग लगने से बचाता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त नेफ्रॉन द्वारा फिल्टर किया जाता है जो डैश की कार्यात्मक इकाई है। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि नेफ्रॉन्स जो होता है ये क्या करता है? रक्त को फिल्टर करता है। तो ये जो नेफ्रॉन है डैश की कार्यात्मक इकाई है, फंक्शनल यूनिट है। किसका फंक्शनल यूनिट है? तो ये गुर्दा यानी किडनी का ये फंक्शनल यूनिट है। अगला क्वेश्चन है, सर्दियों में बोई जाने वाली फसल और वसंत में कटने वाली फसलों को डैश कहा जाता है। यानी सर्दी यानी कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, और बसंत यानी कि मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। मार्च अप्रैल में ही बसंत आता है। ये कौन सा फसल है? तो ये फसल है रबी फसल है। और खरीफ फसल क्या होता है?
ये जून जुलाई में बोया जाता है, ये जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। अक्टूबर नवंबर में ये क्या कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। ये क्या है, खरीफ फसल। इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। अल्फ़ा किरणों के लिए सिंबल पूछा गया है यहाँ पे। अल्फ़ा किरणों का चिन्ह क्या है, तो ये अल्फ़ा किरणों का चिन्ह होता है, ये बीटा जो किरणें होती है उसकी चिन्ह है। और ये क्या है, गामा किरणों का। तो यहाँ पे देखिए ये अल्फ़ा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्फ़ा किरणों का चिन्ह ये है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे कठिन भाग है। तो मानव शरीर का सबसे कठिन भाग जो है वो क्या है, वो दांत है। दांत सबसे कठिन भाग है मानव शरीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकल की परमाणु संख्या है। तो निकल की परमाणु संख्या आप क्या करेंगे दोस्तों, एक बार कम से कम पीरियोडिक टेबल एक बार पढ़ लेंगे, क्योंकि किसकी परमाणु संख्या क्या है कम से कम आपको कुछ जो मेजर एलिमेंट है उसका आपको पता होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का भी हम लोगों ने देखा पूछ लिया था, निकल का यहाँ पे पूछ लिया, हो सकता है आपसे पूछ लिया कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, या फिर आपसे पूछ लिया आयरन का कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है। तो ये जो काफ़ी जो चर्चे वाले हैं, जैसे तांबा है, कॉपर का परमाणु संख्या कितना है, चांदी का परमाणु संख्या कितना है, तो ये सब कुछ जो प्रचलित एलिमेंट है उसको आपको पता होना चाहिए परमाणु संख्या। तो निकल का परमाणु संख्या क्या है, इसका सिंबल क्या होता है, Ni होता है, और इसका परमाणु संख्या 28 होता है, 28 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश छोटे गैर संवहनी भूमि वाले पौधे हैं, देखिए पौधे होना चाहिए, जिन्हें प्रजनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। यानी डैश आर स्मॉल नॉन वेस्कुलर लैंड प्लांट्स दैट रिक्वायर वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। यानी कि ऐसे पौधों के बारे में बताना है जो गैर संवहनी पौधे हैं, जिनको प्रजनन के लिए क्या होता है, पानी की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं इसको पानी की आवश्यकता होती है प्रजनन के लिए, ब्रायोफाइट्स। तो आगे देखिए, प्रति यूनिट जनसंख्या में जन की संख्या है, यानी डैश इज़ द नंबर ऑफ बर्ड्स पर यूनिट पॉपुलेशन। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं जन्म दर। यानी प्रति यूनिट जनसंख्या में जन्म की संख्या को क्या कहते हैं, जन्म दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा पृथ्वी के अवलोकन के लिए निर्मित उपग्रहों की एक श्रृंखला डैश। तो आपको बताना है कि जो उपग्रहों की श्रृंखला है किसके लिए, पृथ्वी के अवलोकन के लिए जो भारत के द्वारा छोड़ा गया है वो क्या है, वो श्रृंखला क्या है, तो वो श्रृंखला है कार्टोसेट जो है ये उपग्रहों की श्रृंखला है। उसके बाद अगला सेट हम लोग देखते हैं कि अगले नेक्स्ट सेट में यहाँ देखिए, एक सेकंड में कंपनों की संख्या को कहते हैं। तो एक सेकंड में जो कंपन होता है उसकी संख्या को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है दोस्तों फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी। इसके बाद है एक क्रेस्ट यानी चढ़ाव, जिसे आपने देखा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रस्ट बोलते हैं, और इसको ट्रफ बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है जो क्रस्ट होता है चढ़ाव, जैसे ये क्रस्ट है, क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट के बीच के जो डिस्टेंस है उसको क्या कहा जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक के जो डिस्टेंस है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है वेवलेंथ कहा जाता है। जो क्रस्ट है यानी चढ़ाव, ये क्रस्ट है, और ये दो क्रस्टों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वेवलेंथ। इसके बाद है विटामिन डी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर, विटामिन डी इसके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन ई का काम होता है कोशिकाओं की रक्षा करना और उसके साथ महत्वपूर्ण ऊतकों का संरक्षण करना, यानी इसका आंसर हो जाएगा दोनों ही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह द्रव्य जिसे वसा जांच के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। तो वसा जांच के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं,
इथेनॉल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी आंत के भाग को जिसमें अस्थायी रूप से अपशेष सामग्री जमा होती है और मल के रूप में बाहर निकल जाती है उसे कहते हैं, यानी बड़ी आंत का भाग है वो जिसमें अस्थायी रूप से अवशेष जो है सामग्री जमा होती है और फिर मल के रूप में बाहर निकल जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मल द्वार कहते हैं, रेक्टम कहते हैं, मल द्वार। अगला क्वेश्चन है, जानवर अपनी प्रजाति की उत्तरजीविता इसके द्वारा सुनिश्चित करता है। तो जानवर जो है अपनी उत्तरजीविता किसके द्वारा सुनिश्चित करता है? तो वो सहयोग के द्वारा, सहयोग करना इसे कहते हैं। जो अपनी जीविता को, उत्तरजीविता को सुनिश्चित करता है जानवर, उसे कहते हैं सहयोग करना, कोऑपरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच इन सॉइल अफेक्ट द डैश। यहाँ पे मृदा में पीएच प्रभावित करता है। तो मृदा में जो पीएच होता है वो किसे प्रभावित करता है? तो वो पौधों को प्रभावित करता है, प्लांट्स को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल रक्त परिमाण का आधे से अधिक है, ये है। तो आधे से अधिक जो ब्लड है, ब्लड में आधे से अधिक क्या होता है, ये यहाँ पे पूछा गया है। मोर देन हाफ ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम इज़ द, तो ये क्या है? प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा है मोर देन हाफ ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। उसके बाद है 20,000 हर्ट्ज से अधिक फ्रीक्वेंसी की ध्वनि को कहा जाता है। तो जो 20,000 से अधिक हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की ध्वनि को क्या कहा जाता है? इसे अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। नेक्स्ट है, गर्दन पर थायराइड ग्रंथि में सूजन इस बीमारी में होती है। किस बीमारी में सूजन होती है थायराइड ग्रंथि में? तो घेंगा जो रोग है उसमें क्या होता है? थायराइड ग्रंथि में सूजन हो जाती है। और ये थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होता है? गर्दन पे होता है। रेफ्लेशिया एक परजीवी पौधा है जो कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाया जाता है। तो ये पूछा क्या है कि ये कहाँ पे पाया जाता है? रेफ्लेशिया तो ये पाया जाता है साउथ ईस्ट एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में। अगला क्वेश्चन है, वे सूक्ष्म जीव जो वायुजीवी एवं अवायुजीवी श्वसन दोनों करते हैं, यानी कि जो एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, दोनों ही करते हैं, तो वो जीव कौन है? ईस्ट है, ईस्ट यानी खमीर। अगला क्वेश्चन है, रोगाणु इनके रूप में फैलते हैं। तो रोगाणु जो है वो किसके रूप में फैलते हैं? तो रोगाणु ड्रॉपलेट्स के रूप में फैलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक जोड़ जो कि दो जोड़ने वाली रेलों के बीच बिना झुके बढ़ने के लिए बना है उसे कहते हैं, यानी ए जॉइंट विच इज़ मेड बिटवीन एडजॉइनिंग रेल्स टू एक्सपेंड विदाउट बेंडिंग इज़ कॉल्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा स्लाइडिंग जोड़। स्लाइडिंग जॉइंट जो है ये किया जाता है कहाँ पे? एक जोड़ दो जोड़ने वाली रेलों के बीच बिना झुके बढ़ने के लिए, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा स्लाइडिंग जॉइंट। अगला है, ध्वनि 1482 मीटर प्रति सेकंड की गति से दूर जाती है। किस में जाती है? वायु, जल, इस्पात या शून्य? तो ये आंसर हो जाएगा जल में 1482 मीटर प्रति सेकंड की गति से जाती है ध्वनि। अगला क्वेश्चन है, वसा इनसे दोगुनी शक्ति देता है। तो वसा किससे दोगुनी शक्ति देता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट से दोगुनी शक्ति देता है वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी पेरिस्टेलिसिस में लीड टू, यानी कि एंटी पेरिस्टेलिसिस से यह होता है। तो इससे क्या होता है? इससे होता है उल्टी, यानी कि वॉमिटिंग। इसके द्वारा क्या, इसके कारण से क्या होता है? वॉमिटिंग होता है। नेक्स्ट है, एक अंटार्कटिक हिम मछली में एक विशेष बात होती है जिससे वह
उप फ्रीजिंग तापमान को सहन कर लेती है। यानी आपने टीवी में देखा होगा कि जो आर्कटिक क्षेत्र है वहाँ पे ऊपर में पूरा आइस जमा होता है, लेकिन इसके नीचे भी मछली को आपने नेशनल ज्योग्राफिक चैनल या फिर जो मैन वर्सेस वाइल्ड है उसमें आपने देखा होगा कि ऊपर में बर्फ़ जमा हुआ है लेकिन मछली जो है नीचे रहती है और यहाँ से मछली निकाल के वो फिर वो खाता है। तो वो मछली वहाँ पे ज़िंदा कैसे रहती है, तो एक प्रोटीन होता है उनके अंदर जिसे क्या कहते हैं, एंटी फ्रीज प्रोटीन, जिसके कारण से वो उप फ्रीजिंग तापमान को सहन कर लेती है। तो इसका आंसर हो जाएगा एंटी फ्रीज प्रोटीन। नेक्स्ट है मीठा, लार, आंसू और म्यूकस में है, ये है। तो मीठा यहाँ पे देखिए मीठा नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये जो स्वेट है इसे क्या कहते हैं, पसीना। स्वेट का मतलब क्या होता है, पसीना। ठीक है, तो पसीना, लार और आंसू और म्यूकस मतलब क्या होता है, बलगम। ठीक है, ये होता है बलगम। इसमें क्या होता है, तो यही पूछा गया है। तो ये क्या है, लाइसोजाइम्स है। इसको लाइसोसोम्स नहीं, लाइसोजाइम बोलते हैं इसको, लाइसोजाइम्स। ठीक है, लाइसोजाइम्स क्या होता है, लाइसोसोम में ही पाया जाता है। ये एक प्रकार का एंजाइम होता है, तो लाइसोजाइम्स बोलते हैं इसको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाइसोजाइम्स। ये काम क्या करता है, जो भी हमारे शरीर में एक तरह का एक एंटीबैक्टीरियल काम करता है, बैक्टीरियाओं को ये दूर करता है उसे। एंड इसमें आप बोल सकते हैं कि एंटीबैक्टीरियल फंक्शन क्वालिटी होता है इसमें, एंटीबैक्टीरियल यानी कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करता है और हमारा ये रक्षा करता है। ठीक है, इसके बाद अगला है एक ट्यूब जिसमें दो या दो से अधिक सादे दर्पण होते हैं, एक दूसरे को निश्चित कोण पर झुकाते हैं, उन्हें कहा जाता है। यानी कि एक ट्यूब है जिसमें दो या दो से अधिक प्लेन मिरर हैं और एक दूसरे को निश्चित कोण पर झुकाते हैं, उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, कैलिडोस्कोप कहा जाता है। कैलिडोस्कोप यानी कि बहुरूप दर्शक कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन है, अगला सेट का हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखें, ये 23rd नंबर का सेट है। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई है, यानी कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है उसकी यूनिट पूछा गया यहाँ पे। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होता है, ओम मीटर। उसके बाद यहाँ पे है एक समीकरण दिया गया है मोशन का, इसमें पूछा गया कि एस क्या होता है, एस का मतलब क्या होता है। तो एस क्या होता है दोस्तों, ये होता है एस डिस्टेंस इन सेकेंड, टी सेकेंड, डिस्टेंस इन टी सेकेंड, ये होता है एस का मतलब। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है वो है एक स्वतंत्र रूप से गिरने वाले शरीर द्वारा की जाने वाली दूरी अनुपातिक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक स्वतंत्र रूप से गिरने वाले शरीर यानी कोई जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है वो क्या है, किसके अनुपातिक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्वायर ऑफ द टाइम ऑफ फॉल, गिरावट के समय का वर्ग। ठीक है, गिरावट के समय का वर्ग। नेक्स्ट है समय के साथ विस्थापन की दर है, यानी कि ds/dt। विस्थापन की दर को क्या कहते हैं, इसे वेग कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। ऐसा यूनिट फॉर एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग के लिए ऐसा यूनिट क्या होता है, तो औसत वेग वेलोसिटी का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है एक यहाँ पे देखिए फोकल प्लेन मिरर का पूछा है, क्या फोकल लेंथ, लंबाई। तो जो प्लेन मिरर होता है उसका लंबाई क्या होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर ज़ीरो या फिर अनंत। तो जो फोकल लेंथ होता है प्लेन मिरर का वो क्या होता है, अनंत होता है, इनफाइनाइट। अगला है भाप इंजन में भाप की गर्मी ऊर्जा को परिवर्तित करती है, यानी कि जो हीट एनर्जी है
स्टीम का हीट एनर्जी, वो स्टीम इंजन उसको कन्वर्ट कर देता है, किस में कन्वर्ट कर देता है। तो आप देखते हैं जो स्टीम होता है, स्टीम का उपयोग क्या कर किस में किया जाता है कि उसको फिर जो डायनेमो होता है उसको रोटेट कराने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर डायनेमो से फिर क्या होता है, उस जब रोटेट होता है तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो यहाँ पे स्टीम का उपयोग किस लिए किया जाता है, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, जो स्टीम का जो हीट एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैकेनिकल एनर्जी में, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पेंडुलम को जल युक्त जार में घुसने की इजाज़त है तो इसकी समय अवधि होगी। यानी कि एक पेंडुलम है जिसको एक जार में उसमें डाल दिया गया है, जिसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। तो उसका जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, या फिर एक समान रहेगा, या फिर कोई नहीं। तो वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब दो चार्ज जुड़े हुए शरीर के बीच कोई विद्युत प्रवाह नहीं होता है, क्यों नहीं होता है। तो दो चार्ज पार्टिकल हैं, तो या फिर चार्ज बॉडी बोल सकते हैं, चार्ज बॉडी है तो उनके बीच क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत प्रवाह नहीं होता है। क्यों, क्योंकि उनके पास क्या होता है, उनके पास सेम एक ही क्षमता है, यानी कि उनके पास क्या है, सेम पोटेंशियल होता है, सेम पोटेंशियल। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, ये गति का दिया गया है समीकरण x बराबर at प्लस बी टी स्क्वायर। यहाँ पर पूछा गया है कि यूनिट ऑफ a एंड b आर रेस्पेक्टिवली, यानी कि a और b का जो यूनिट्स है वो यूनिट्स क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो इसका यूनिट्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर, a का यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड और b का यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, एक शरीर ऊर्ध्वाधर रूप से मंजिल को छूता है और उसी गति से पुनः उलट आता है, गति में परिवर्तन। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ए बॉडी स्ट्राइक ऑन द फ्लोर वर्टिकली विथ वेलोसिटी u एंड रिबाउंड एट द सेम स्पीड, द चेंज इन स्पीड वुड बी। तो चेंज इन स्पीड क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, ए और बी एक समान त्वरण के बारे में बहस कर रहे हैं। ए कहता है, क्या कहता है कि त्वरण का अर्थ है, अब त्वरण का अर्थ बता रहा है ए, ये क्या बता रहा है, जितना लंबा तुम जाते हो, जितना लंबा तुम जाते हो, यानी कि द लॉन्गर यू गो, ठीक है, द लॉन्गर यू गो। फिर बी कहता है, बी क्या कहता है कि त्वरण का मतलब क्या है, जितना दूर तुम जाते हो, ठीक है, द फर्दर यू गो। अब पूछा है कि दोनों में से कौन सही है, हु इज़ राइट। तो ए सही है या बी सही है। तो क्या ए ने सही बताया है कि त्वरण क्या होता है, या फिर बी ने बताया कि सही है कि त्वरण क्या होता है। ए ने क्या कहा, जितना लंबा तुम जाते हो, बी ने कहा जितना दूर तुम जाते हो। तो इसमें क्या है, ये दोनों ही सही है, ये दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखें, एक दर्पण की 15 सेंटीमीटर फोकल लंबाई दी हुई है। तो यह एक डैश है, ये क्या है, ये पूछा गया है कि उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, या फिर प्लेन मिरर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या है, उत्तल दर्पण है, कन्वेक्स मिरर है ये। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, इसकी गति के कारण एक शरीर के पास ऊर्जा है। तो गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कण का स्थान बदल दिया गया है, विस्थापन और कण द्वारा कवर की गई दूरी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यानी क्या है, एक पार्टिकल है जिसका स्थान क्या कर दिया गया है, बदल दिया गया है,
विस्थापन और कण द्वारा कवर की गई दूरी के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो एक शून्य हो सकता है, दोनों शून्य हो सकते हैं, कोई भी शून्य नहीं हो सकता, या फिर एक सकारात्मक है और दूसरा नकारात्मक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, कोई भी शून्य नहीं है, कोई भी शून्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु दूरी और छवि दूरी के पारस्परिक योग से वस्तु दूरी और छवि दूरी के पारस्परिक का योग एक दर्पण के डैश के बराबर होता है। तो वस्तु की दूरी और छवि यानी कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, यहाँ पे इज होगा, इज इक्वल टू द यहाँ पे इज हो जाएगा, इज इक्वल टू द डैश ऑफ ए मिरर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोकल लंबाई के पारस्परिक नहीं, फोकल लंबाई के पारस्परिक, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक झरने के नीचे पानी का तापमान शीर्ष पर पानी की तुलना में अधिक है क्योंकि, यहाँ पे जैसे आप क्वेश्चन इससे पूछा गया है इसमें कि एक झरना है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे एक पहाड़ है, यहाँ से झरना गिर रहा है, तो यहाँ पे झरना गिर रहा है, तो ये पूछ रहा है कि ये जो यहाँ जो पानी जमा हो रहा है, इसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर ये अधिक है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है? अधिक है, जबकि यहाँ जो टेम्परेचर है ये कम है। यानी कि अगर हम यहाँ पे बोलें ये ए पॉइंट है और ये पॉइंट बी है, तो ए के पास जो है ये ज़्यादा गर्म है, ये पॉइंट ए का जो ये जो ए है, ए के पास क्या है? ये यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है और बी के पास क्या है? टेम्परेचर कम है। तो ये कारण किस कारण से है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गिरता हुआ पानी सूर्य से गर्मी लेता है, या फिर गिरते हुए पानी की गतिज ऊर्जा गर्मी में बदल जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो गिरता हुआ पानी है उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो गर्मी में बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी संरचना के कारण एक शरीर के पास ऊर्जा है। तो जो संरचना के कारण, कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, संभावित ऊर्जा कहते हैं। अगला है, एक अच्छे कंडक्टर के पास ढीले बाध्य है। तो एक गुड कंडक्टर है मैनी लूजली बाउंड क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, एक बहुत ही व्यापक क्षेत्र का दर्पण होना चाहिए। एक बहुत ही व्यापक क्षेत्र का दर्पण होना चाहिए, यानी अगर वेरी वाइड फील्ड ऑफ व्यू अगर होना है, देखना है, तो उसके लिए क्या, कैसा मिरर होना चाहिए? तो उसके लिए क्या होना चाहिए? कन्वेक्स मिरर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने लगभग 60-80 क्वेश्चन कर लिए होंगे। तो आज हम लोग इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर हम लोग आगे इसमें आगे का जो सेट है वो सब हम लोग देखेंगे। आगे हम लोग कहाँ से देखेंगे? ये सेट नंबर 24 से देखेंगे। और जो सेट नंबर है 1 से लेके 19 तक का जो सेट है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इसको मैंने करा दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। मैंने 1 से लेके 13 तक कंबाइन किया था, एक साथ करवाया था, यानी कि जो झारखंड जीके है या फिर साइंस के क्वेश्चन है और मैथ्स रीजनिंग के हैं, सब क्वेश्चन को एक साथ कराया था। लेकिन मैंने 13 से लेके 19 तक को अलग सिर्फ साइंस के ही क्वेश्चन उसमें है, और फिर यहाँ से आज हम लोगों ने 19 से लेके 23 तक के सेट को देख लिया। आगे हम लोग 24 से आगे देखेंगे। कुल इसमें 33 सेट है, तो धीरे धीरे करके हम लोग एग्ज़ाम से पहले ख़त्म कर लेंगे इसे। तो दोस्तों इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, और अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।